बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉन लीक्स का मामला गैर मामूली सूरत हाल, फौज और हुकूमत के दरमियान जारी कशमकश बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। चौधरी निसार और राना सनाउल्लाह की जानिब से जवाबी हमलों ने इस जारी तनाव में मजीद इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने वॉकएंड में तकरीर करते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों पर भी बराह रास्त हमले किए। इस तमाम तर सूरत हाल के असरात क्या नुमायां होंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ कराची शहर की सिंध की बात करेंगे, जहां पर सियासी कब्जे की नई जंग जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से धरना, PTI की जानिब से रैली, पाक सरजमीन की अवामी राब्ता मुहिम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बल्दियाती इदारों में इख्तियारात के लिए जंग। कराची पर सभी सियासी शिकारी पैदर पे हमलावर होने लगे हैं। आखिर क्यों? इमरान खान भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नक्शे कदम पर आला इखलाक़ी इक़दार पर लेक्चर देने के बाद भी अपना दिया हुआ दर्स भी भूल गए। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 4 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहने के बाद रियाज पीरज़ादा, नवाज शरीफ, फवाद हुसैन फवाद और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट पर भी फट पड़े। ये क्या वाकई हकीकत में कोई बगावत है या फिर डूबते हुए जहाज से छलांग लगाने की आखिरी कोशिश की जा रही है? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे। प्रोग्राम मुकाबिल की बात करेंगे। यहाँ पर ब्रेक की जाने वाली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खवातीन की तशद्दुद की खबर पर FIA के लेडी कांस्टेबल गजाला शाहीन नौकरी से बरतरफ कर दी गई। इसका फॉलोअप तो आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ सेनेटर तला महमूद का 27 मई को प्रोग्राम मुकाबिल में एक वीडियो चलाई गई थी, उस पर भी उनका मौक़िफ़ हासिल किया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अहमद नवाज सुखेरा साहब की जानिब से PTV को जो बेहतर करने के इक़दाम है उनका जिक्र भी खास तौर पर किया जाएगा। सबसे पहले आमिर साहब, डॉन लीक्स का मामला है, इस पे मैं बात करना चाहूंगी। मेरा सवाल यही है, जिस खबर के लीकेज पे तारिक फातमी साहब को, राव तहसीन साहब को, परवेज रशीद साहब को, इनको कुर्बान कर दिया गया, उस सोर्स का कब पता चलेगा कि आखिर खबर लीक किसने की थी, जिम्मेदारों का? फिलहाल ये सवाल जो आपने पूछा है ना, ये तो पीछे चला गया। लड़ाई जो है ना वो आगे चली गई है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, आम हालात होते तो मैंने और हम सब ने शायद ये जो ट्वीट आई है इस पे बड़ी ऑब्जेक्शन करनी थी कि जनाब ये ट्वीट के ज़रिए जो है ना ये आप बयानबाजी, फ़ौज नहीं, अदारा नहीं कर सकता। मेरे जैसे लोगों ने, ख़ास तौर पे हम सारे ही, कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी के बहुत बड़े चैम्पियन हैं, हम कहते हैं सिविलियन होने चाहिए, तो ये जो जुमला था ISPR की तरफ से कि नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड, बहुत ज़्यादा मुझे एतराज़ होना था कि जनाब ये एग्जेक्टिव के अंडर है फ़ौज, कैसे वो कर सकते हैं। मगर ये आम हालात नहीं हैं, वो ऐसे कि ये सुप्रीम खुद इन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए क्या किया, ये सवाल बड़ा आ जाता है कि ये इस हालात तक, इस नहज तक पहुंचे कैसे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि उन्होंने ये जो JIT बनाई है उसमें ISI भी डाली है, MI भी डाली है, और वो खुद अपने पूरे फैसले के अंदर कह चुके हैं कि ये एक माफिया के से तशबीह दी है कि ये एक माफिया है जो कि ना नैब को चलने देते हैं, ना FIA इन्होंने रिग कर दिया है, इन्होंने पुलिस रिग कर दी है, सारे इदारे रिग कर दिए हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी का ये हाल है कि हम रोज़ रोते रहते हैं यहाँ पे कि कैबिनेट जनाब की मीटिंग के अंदर कंसल्टेशन नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर जो है मीटिंग ही नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर जो है पार्लियामान में नहीं आते हैं, और रोज़ इस तरह का जो सिविलियन सुप्रीमेसी का इन्होंने मॉडल पेश किया हुआ है ना, या तो वो किया होता तो फिर इस पे हम ज़्यादा एतराज़ करते, पहली बात। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इनकी टोटली मिस हैंडलिंग है कि इन्होंने अब 3 कुर्बानियाँ दे दी हैं। पहले परवेज रशीद साहब फारिग किए और अब जो है उस पर भी तारिक फातमी साहब को भी करने जा रहे थे, और एक बेचारा शरीफ आदमी जो है ना, राव तहसीन जो है, उससे बाद में बात करेंगे, उसको ऐसे ही बली उस पर चढ़ा दी। इस 3 कुर्बानियाँ देने के बावजूद मसला हल नहीं हुआ, मसला बल्कि आगे से बिगड़ गया है, गंभीर हो गया। तो क्वेश्चन इज वाई। मैं समझता हूँ क्या हर्ज था कि जब आप ये बली देने के लिए तैयार थे तो उनसे पूछ लेते कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं तो आप बता दें इसके अंदर क्या है। अब इनकी ये जो इन्होंने अब डिफेंस ली है कि वो ओहो, चौधरी निसार साहब भी कह रहे हैं, सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि नहीं वो नोटिफिकेशन तो नहीं था, वो तो प्राइम मिनिस्टर से नोटिफिकेशन तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भेजना था इंटीरियर मिनिस्ट्री में, और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ना उसके बाद असल तो वो नोटिफिकेशन था। ठीक है, इस हद तक सही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जब इशू कर देता है कोई ऑर्डर किसी किस्म का भी, किसी तब्दीली का भी, तो रेलिवेंट मिनिस्ट्री जो होती है नीचे वो नोटिफिकेशन इशू करती है, बिल्कुल ठीक है।
मगर वो जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री होती है वो पीएम ऑफिस के अगेंस्ट नहीं जा सकती, उसको उसी के दरमियान में रह के इसी की रोशनी में नोटिफिकेशन देना था। ये नहीं कर सकती थी इंटीरियर मिनिस्ट्री कि उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और इंटीरियर मिनिस्टर कहती नहीं मैं तो इसके उल्टा दूंगी। नहीं कर सकते आप भाई, कोई आप कोई अकल की बात करें ना, ये इतना बेवकूफ़ ना बनाए हमें। दूसरी कि अब ये है कि उनको चाहिए क्या। तो मेरा ख्याल है कि एक तो समझ आती है जो ऐसे ही मुझे नहीं पता खबर की एक्चुअल रिकमेंडेशंस क्या हैं कि शायद उनको इतराज़ हो सकता है कि जनाब परवेज़ रशीद को इसमें बचा लिया गया, हालांकि उन्होंने पहले ही रिज़ाइन दे दिया हुआ है, मगर शायद इसके अंदर वो चाह रहे थे कि जिक्र उसका आना चाहिए था, या शायद वो चाह रहे थे कि जनाब फातमी साहब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी करनी चाहिए थी, या जनरल एजाज अवान साहब हैं वो आजकल एक किस्म के अनऑफिशियल स्पोक्समैन ही बने हुए हैं आर्मी के, इसलिए जब वो सुनते हैं तो मैं बड़े गौर से सुनता हूँ कि वो उनके ज़रिए पैगाम कहलाया जाता है। और वो खुद भी कई दफ़ा कहते हैं जी मैं राइल शरीफ साहब का भी स्पोक्समैन हुआ। उन्होंने कहा था, जिक्र किया था कि मरियम बीबी की जो सेक्रेटरी की जो है ना कॉलेज सिरिल मीडा के साथ, तो शायद वो मरियम से रिलेटेड भी कुछ चाह रहे हैं। सो मुझे नहीं पता क्या चाह रहे हैं, मगर मेरा ये सिर्फ गुजारिश ये थी कि ये अगर कुछ करना था जो भी, तो क्या हर्ज था पूछ लेते लास्टली कि जनाब ये फैसला कर लें कि इन्होंने फौज से लड़ाई करनी है या सुलह करनी है, क्योंकि ये टॉक फाइट कर रहे हैं फिलहाल। पहले निसार साहब कहते हैं कि जनाब वो देखें वो असल में नोटिफिकेशन तो हमने देना था, यानी गुंजाइश निकाली, और आज जो उन्होंने बयान दिया है वहाँ के अंदर के एजेंसियों के ऊपर बाद में बात करेंगे, मगर वो स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही, टोटली मिस हैंडल। और मैं समझता हूँ इस वक्त जबकि पनामा चल रहा है जिसके अंदर ISI-MI भी इन्वॉल्व है, जबकि कुलभूषण यादव के ऊपर भी इशू है, जंदल के इशू भी इशू है, तो उस सिनारियों में देखते हुए ये बहुत ही क्रिटिकल इशू बन चुका है। क्रिटिकल इशू वाकई बन चुका है। क्लास साहब पहले भी हमने देखा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात खराब होते हुए नजर आए, फिर ये मामला कुछ ठंडा हमें नजर आया, डॉन लीक्स का मामला, फिर ये सूरत सामने आई, नोटिफिकेशन आना और कुछ ही देर में DGISPR की जानिब से ट्वीट भी आ जाना। क्या समझते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस नहज पर इस वक्त मौजूद है और हम कितना तमाशा दुनिया के सामने अपना बना रहे हैं? मुझे याद आ रहे हैं 1999 के मुझे दिन याद आ रहे हैं। मैं यहाँ नया आया था मुल्तान से रिपोर्टिंग करने के लिए। ये उस वक्त से बिल्कुल सिमिलर ये स्टोरी बन चुकी है। बल्कि अभी आमिर साहब को याद आ जाएगा क्योंकि ये उन्हीं दिनों में एक्टिवली यहाँ पे इसको ये कवर करते थे पार्लियामेंट को। लड़ाई शुरू हुई थी जनरल मुशर्रफ की और नवाज शरीफ साहब की दो चीज़ों से। एक इसी उस दौर में क्योंकि ISPR की तरफ से न ट्वीट नहीं होते थे, उस पर ट्विटर नहीं था, लिहाजा प्रेस रिलीज आते थे। सो आमिर साहब को याद आ जाएगा, या बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो अगर कोई देख रहे हो तो उन्हें भी याद आ जाएगा। जनरल मुशर्रफ की और नवाज शरीफ की लड़ाई एक प्रेस रिलीज से शुरू हुई थी, और वो प्रेस रिलीज क्या था कि उस वक्त के कोर कमांडर क्वेटा जो थे उनका नाम था तारिक परवेज़। वो भाई थे इनके मियाँ नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट के एक मिनिस्टर थे, नादर परवेज़, मेजर, मेरा अगर मेजर साहब हैं वो मेजर, वो नादर परवेज़ साहब के, वो फैसलाबाद के हैं, वो उनके भाई थे। उनकी एक अदद खुफिया मुलाकात हुई थी इनसे, नवाज शरीफ साहब से, कोर कमांडर थे वो। इससे पहले कारगिल की वजह से मियाँ साहब में और ये जनरल मुशर्रफ साहब में एक वो शुरू हो चुकी, अनईजीनेस हो चुकी थी कि मियाँ साहब ये कहते थे कि जनरल मुशर्रफ ने कारगिल शुरू किया है, मुझसे पूछे बगैर शुरू किया है और खुद ही पहाड़ियों पर चढ़ गए हैं। तो जनरल साहब को मौक़िफ़ था, जनाब हमने फ़लाँ दौर में आपको ब्रीफिंग दी थी तो आप उस वक्त आपने शायद गौर नहीं किया होगा, तो हमने तो आपको बता दिया था, ये बैकग्राउंड था। और उसके बाद ये रिपोर्ट्स मिली थी नवाज शरीफ साहब को, जनरल मुशर्रफ जहाँ भी जाते अपने जवानों से खिताब करते हैं तो लोगों को ये तस्वीर दे रहे हैं कि शायद हम तो कारगिल पे हमने तो बड़ा उसको गर्दन से पकड़ लिया था इसको, इंडिया को। तो नवाज शरीफ साहब चले गए और इन्होंने बिल क्लिंटन के साथ मिन्नत तरला करके वाजपेयी साहब को टेलीफोन करवा के इन्होंने हमें वापस बुला लिया था, नहीं तो हमने तो वहाँ पे कश्मीर ले लिया था तकरीबन। इस तरह की बातें होना शुरू हो जाएंगी। इस बैकग्राउंड में नादिर परवेज़ की मुलाकात हुई इनसे, अपने नवाज शरीफ साहब से। ठीक है, क्लास ब्रेक पे इस बात का पता चल गया जनरल मुशर्रफ को, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, जहां से फिर वो 12 अक्टूबर वापस मैं आपको डिटेल देता हूं, उसी से मिलती जुलती कहानी हुई, बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल, नादिर परवेज की जिस मुलाकात का क्लास साहब जिक्र कर रहे हैं उसका रिएक्शन फिर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की तरफ से क्या आया, इसके साथ साथ कुछ चौधरी निसार साहब की भी हम बात करेंगे जिन्होंने आज वॉक-इन में तकरीर करते हुए सीक्रेट एजेंसियों पर, जिनकी वो तारीफें बेशबहा करते हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए, उन्होंने क्या बरवाया, ये भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। डॉन लीग से मामले से मुताल्लिक माजी के दरीचों में हम लोग क्लास साहब झांक रहे थे। राजा नादिर परवेज साहब की मुलाकात हुई, उस पर परवेज मुशर्रफ साहब का क्या रिएक्शन आया वो आप हमारे उस पे प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वहाँ से एक खबर छपी थी उस अखबार में। उसके बाद वहाँ प्रेस रिलीज जारी की ISPR ने, यहाँ से लड़ाई शुरू हुई जनरल मुशर्रफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने ये कहा और बाद में उसी कोर कमांडर साहब के खिलाफ एक्शन भी लिया था जनरल मुशर्रफ ने कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से खुफिया मुलाकात कैसे की। ये भी अल्लाह की शान है। वैसे मुझे जनरल अली कुली खान साहब ने बताया था कि जनरल जहांगीर करामत के उसके रिज़ाइन के बाद तो जो उन्होंने खुफिया मुलाकातें की थी, इन्होंने मियाँ साहब से नए आर्मी चीफ बनाने के लिए जनरल मुशर्रफ साहब से भी खुफिया मुलाकात की थी उन्होंने। उनको पता था कि इस तरह की खुफिया मुलाकातें क्यों करते होते हैं ये नवाज शरीफ साहब, ये अली कुली खान साहब ने मुझे खुद बताया हुआ है। उस पर जनरल मुशर्रफ साहब को अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई है तो मैं ज़रूर दे दें। सो उन्हें पता था कि अगर वहाँ से क्वेटा से बुलाकर इसकी मुलाकात कराई जा रही है तारिक परवेज़ की, कोर कमांडर की, तो इसके पीछे मियाँ साहब के क्या प्लानिंग है। और वो प्लानिंग बाद में निकली और मुमकिन था कि शायद जो लोग कहते हैं ना कि उन्हें DGISI को नहीं बनाना चाहिए था, किसी कोर कमांडर को बनाते आर्मी चीफ तो शायद कू से बच जाते जो 99 में हुई थी। और उन्होंने बना दिया था, जियाउद्दीन भट्ट साहब को बना दिया था, जिसकी वजह से वो उस इंजीनियरिंग के थे नहीं कर सके। सो मियाँ साहब को प्लान ए जो लगता है वो वही था कि आप जनाब तारिक से बातचीत करें, वो राज़ी हो जाए मुशर्रफ के खिलाफ आर्मी चीफ बनने पे तो उनको बनाए। और जब मुशर्रफ को पता चल गया, इन्होंने उसको सैक कर दिया, उसको रिटायर कर दिया गया, तो फिर अल्टीमेट अपने भट्ट साहब ख्वाजा साहब का ऑप्शन था। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि ये काम प्रेस रिलीज से शुरू हुआ था जो अब यहाँ ट्विटर से शुरू हुआ है। बिल्कुल। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है, जैसे आमिर ने बड़ा ये खूबसूरत तरीके से बताया है कि हमसे बेहतर कोई उस सिविलियन बालादस्ती के लिए कोई यहाँ पे नहीं खड़ा होगा। हमने तो उस दिन एक मैंने लिस्ट गिनवाई थी 10 कामों की, आपको याद होगा लास्ट वीक कि मैं कि डॉन लीग्स तो आपको बड़ी हर्ट कर रही है ना कि खबर छप गई। तो जब यहाँ पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट आके इतने ब्लंडर्स करती है और पकड़ी जाती है, उस वक्त तो सियासतदान इनको बेल आउट आके करते हैं। एक जगह ये पकड़े जाएं तो उनके लिए माफ़ी नहीं है। मैं अभी भी समझता हूँ जो आमिर ने बात की बड़ी अहम थी कि पार्लियामेंट को आप सीरियस नहीं लेते, कैबिनेट को आप सीरियस नहीं लेते, बैरून मुल्क आप रहते हैं, माल पानी आप बना रहे हैं, किसी पे आप कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आपने पूरे के पूरे सिविलियन इदारों को आपने रिग्ड करके रख दिया है। आपने हमारे जैसे लोगों को भी इस काबिल नहीं हुई आपने छोड़ा कि हम आपके हक में 2 अल्फाज कह सकें, कलमा हक और 4 गालियां ना कहें लोगों से कि हाँ नहीं आप बड़ी आके हक की बात करते हैं। हालांकि हम आके अपनी की कोशिश करते हैं कि करें। बिल्कुल, पार्लियामेंट को या पॉलिटिक्स या जमहूरियत को इन लोगों ने डिग्रेड किया है। इन लोग अब आप मुझे बताएं जी कि हमें यहाँ पे वो कहते हैं फौजी हमें वो नहीं दे रहे जी, सिविलियन बालादस्ती नहीं मान रहे। भाई अदालत ने भी तो ले ली है ना अपनी बालादस्ती। ऐसा आप क्यों नहीं ले सकते? स्ट्रगल के मीडिया ने नहीं ली, हम लोगों ने नहीं ली। अच्छा आपका क्या ख्याल है, हमें को आके उन्होंने कवानीन बना के दे दिए थे या हमें आके उन्होंने प्लेट में रख दी थी आज़ादी? आप भी खड़े होते। अदालत ने अगर ली है अपनी क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर आज़ादी ली, अगर मीडिया ने ली है तो क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे, तो सिविलियन को लेनी चाहिए थी बालादस्ती अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने करैक्टर पे खड़े होते। खामी किसमें है क्लास साहब, कहाँ पे खामी नहीं है? तो वो कहते हैं ना कमजोर थी तो लड़ी क्यों थी? लड़ी क्यों थी? दूसरी अब मियाँ साहब का जो मुझे लग रहा है ना जो आपने उस पर की, मेरा ये ख्याल था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस पर ज़्यादा जल्दी रिएक्ट किया है। उन्हें भी इस तरीके से उन्हें ट्विटर के जरिए इस तरह डिसमिस नहीं करनी चाहिए थी रिपोर्ट। अगर कंसर्न थी, जैसे आमिर कह रहे थे, सारी चीज़ें तो हो गई हैं। जिस की बल्ली मांगी है अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कब इनकार किया? मुशाहिदुल्ला खान साहब बेचारे को इन्होंने ये बल्ली चढ़ाया, वो चढ़ गए। उसके बाद परवेज रशीद की कुर्बानी दी, फातमी साहब की दी उन्होंने, उसके बाद राव तहसीन को दे। अब बच्चे की जान लो का क्या भाई? वो पैनामा में मिल जाएगी मगर जरा इस तरह तो ना लेना। इस तरह लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्होंने कर दी थी, लोगों को हटा दिया था, उन्होंने सब कुछ कर दिया था, उसके बाद मेरा ख्याल है ISPR का ये कहना है कि डिसमिस कर देना, ये मेरा ख्याल है सिविलियन अथॉरिटी के लिए एक बड़ा बिग ब्लो था। अब 2 ऑप्शन थे। अब जो इससे मुश्किल में क्या पड़ गया है, अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है, अब उन्होंने ब्लफ कॉल कर लिया है। इन्होंने कहा जी हमने मुस्तरद कर दिया, देन व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे बाप? अब क्या करेंगे? मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब क्या करेंगे? उन्होंने जी हम नहीं मानते। अब आपने अपने लिए खुद चैलेंज एक बना लिया। अगर आप उस वक्त ट्वीट ना करते, बेस्ट तरीका ये था कि आर्मी चीफ जो हैं बाजवा साहब, वो मियां नवाज शरीफ साहब से दोबारा मिलते जी हमारी कंसर्न्स इसमें एड्रेस नहीं हुई, आप प्लीज़ फलां चीज़ें जो करें। मैं ये समझता हूँ ये हेस्टी एक्शन जो किया है ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इसको उन्होंने आगे से कॉल कर लिया, वो कहते हैं ब्लफ कॉल करना, उन्होंने कर लिया जी हम यही कर सकते थे, हमने कर दिया। आज उसका भाई साहब वो क्या जो है DG ISPR जो है वो इतनी बड़ी जो है नोटिफिकेशन रिजेक्ट अपने पास से करेंगे, जाहिर है सोच समझ के उन्होंने ऊपर से कंसल्ट करके वो किया है, तो ब्लफ वाली का ब्लफ कॉल कर दिया तो दें। पर मेरा ख्याल ये ज़रूर समझता हूँ कि कोई पता नहीं आखिर में मसला सिर्फ सिमेंटिक्स का हो, लफाजी का हो,
कि जाहिर है फ़ौज इस वक्त कश्मीर ज़्यादा आजकल चीफ ऑफ आर्मी साहब जा रहे हैं क्योंकि वो बड़ा हीटअप हुआ है वहाँ पे सिचुएशन, ये फिर कुलभूषण यादव वाला मामला मिला के शायद उनकी लफाजी से ही तसल्ली हो जाती। पता नहीं, मुशर्रफ साहब ने भी उस वक्त कारगिल को हीटअप किया हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। मियाँ साहब जो हैं वो उसी तरफ बड़ी तेज़ी से वो सफ़र करना शुरू हो गए। और जो इनकी मीटिंग रेमंड में हुई है, हमें अंदरूनी मीटिंग का कहानी का कोई नहीं पता वहाँ क्या फैसले हुए, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। उसका रिएक्शन आज आपको राना सनाउल्लाह साहब का बयान नज़र आ रहा है। आज चौधरी निसार अली खान साहब ने जो वो उन्होंने तकरीर की है और जिस तरह की उन्होंने अच्छी खासी एक कह सकते उन्होंने सख्त तकरीर की है, उससे तो यही पता चलता है कि यह फैसला कर लिया गया है कि फर्दर नो मोर वो क्या अपीजमेंट। अब वो फर्दर नवाज शरीफ साहब जो हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी, हमारे GHQ की अपीजमेंट के लिए वो मुझे तो तैयार नहीं लग रहे। वो कहते हैं ना, द बैटल्स लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। ठीक है आमिर साहब, आपने ये बात की क्लास साहब के बात करते दौरान कि आखिर में मामला हो सकता है सिर्फ लफाजी करने के लिए। जिस तरह से क्लास साहब ने बात की, बड़ा जल्दी रिएक्शन आया, एक जिम्मेदार ISPR की जानिब से एक्सपेक्ट की जाती है ट्वीट्स, लेकिन इस किस्म के सेंसिटिव मामले पर इस कदर जल्दी रिएक्शन, हमने जगह साई तो अपने खुद बना दी ना, हमने तमाशा इंटरनेशनली अपना खुद बना दिया, खुद चैलेंज ले लिया, अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं जिस तरह पहले कह रहा था कि अगर ये रिलीज करने से पहले अगर उनसे कंसल्ट कर लेते तो क्या हर्ज था। और अब भी अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुलाकात करके इसको रिजॉल्व कर लें, ठीक है, मगर तो क्लास साहब कह रहे हैं ना कि कल की मीटिंग के बाद थोड़ा सा ना मूड चेंज हुआ है कि ये राना सनाउल्लाह साहब कि अगर जो है सोच समझ के हुआ तो फिर तादीबी कार्रवाई भाई क्या करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ राना सनाउल्लाह साहब को सुजेस्ट भी करते हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, आफ्टर ऑल लॉयर भी हैं, कि बता दें DGISPR के खिलाफ मुकदमा कराएंगे, FIR कराएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा जो ये तजवीज़ दे दी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई तो बता भी दें, पहली बात। पर मैं समझता हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, फ़र्क ये है कि ये शायद उनके दिमाग में ये है कि ये जो पैनमा चल रहा है ना, तो इसमें से कोई शहीद बना जाए। फ़र्क ये है कि जो पहले इस तरह के क्राइसिस होते रहे हैं उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट थी। ये पैनमा के पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो है ना, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट का फैसला नहीं पैनमा से आया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ अदालत उज़्मा का फैसला है। तो इसमें शहीद बनना आसान नहीं है। आप पहले ये माजी में होता भी था इस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल 1990 की दहाई में जितनी हुकूमतें गई उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होती थी, मगर इस दफ़ा थोड़ा सा बदल गया है कि इनका जो ये इस वक्त नरगे में फंसे हुए हैं वो एक अपना सेल्फ क्रिएटेड और अपने मसाइल की वजह से और सिविलियन अदारों के वजह से फंसे हुए हैं। फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट से आया है। सो शहीद बनना इतना आसान नहीं है। इस तरह के जुमले खास तौर पे अभी ब्रेक ना ही दे दो, अच्छा है। बिल्कुल, अभी हम छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे कि कल जो रायवंड में इजलास हो उसके बाद से नून लीगी वज़रा का मूड काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सिक्योरिटी एजेंसियों से मुतालिक बात करेंगे जो चौधरी साहब की जानिब से बराह रास्त हमले किए गए। सारी सूरत हाल में इस सब के असरात क्या होंगे, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको वो छोटा सा क्लिप दिखाते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने एक डिमांड की जाती है कि वो इस्तीफ़ा दे दें अपनी पोस्ट से। उससे मुतालिक ओकाड़ा में जलसा करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, और इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने आज वाकई में तकरीर करते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों पर बराह रास्त क्या क्या हमले किए, वो पहले क्लिप आपको दिखाते हैं। वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहा है। ये एहतजाज करने वाले एहतजाज ही करते रह जाएंगे। हम सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कें नापते जाएंगे। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात में कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? इनके कहने पे क्या इस्तीफा देंगे? ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की थी। जो चौधरी साहब ने आज सीक्रेट एजेंसी से मुतालिक बात की है वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे रिपोर्टें आई कि यहां तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को
2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकटें पकड़ी गई हैं और आज सख्त खतरा है इस इज्तिमा पर खुदा न खास्ता खुदकुश हमलों का। मैंने उस पर जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। चौधरी इंसार साहब ने आज वाकई में तकरीर करते हुए क्या फरमाया? क्लासा साहब, चौधरी साहब ने कहा नादान लोग हैं जिन्होंने भाम डाला कि खतरा है सिक्योरिटी की वजह से आप यहाँ पर ना आए। नादान लोग कौन है? चौधरी साहब से पहले ज़रा नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है ना अपना कि मैं इनके कहने पर इस्तीफ़ा दे दूंगा, अब मुझे नहीं पता वो इमरान खान को कह रहे थे या GHQ को कह रहे थे, क्योंकि ये जहन में रखे, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, डॉन लीक्स की जो कंट्रोवर्सी थी जिसपे वो आ चुका था वो ISPR का कि हमने जो मुस्तरद करते हैं आपकी इस रिपोर्ट को या फैसले को, उसके बाद की तकरीर है। सो मियाँ साहब वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ देहातों में कहते हैं कि वो डांट डपट आप अपनी बेटी की करते हैं तो लेकिन सुना बहू को रहे होते हैं कि तो वही वाला हिसाब ना हो। और मेरा ख्याल है ये मैसेज अब पता नहीं इमरान खान के लिए था या जिन्होंने उनकी रिपोर्ट को डिसमिस किया है ये उनके लिए था। वैसे उस दिन फैसला हो जाना चाहिए था। मियाँ साहब अगर ये पीपल्स पार्टी दौर में इस तरह हो रहा होता ना, ये गिलानी साहब को कुछ भी कहें, वो नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे। नो डाउट। जिन दिनों मेमो गेट चल रहा था, गिलानी साहब की 2 तकरीरें किस वक्त सुनाएंगे हम। एक उन्होंने पार्लियामेंट में की थी और डट के की थी, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को आड़े उन्हें हाथों ले लिया था। उन्होंने जनाब हमने तो आपको कहा था कि ये पता करें कि ये उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में कैसे आया था। हमने इंटेलिजेंस एजेंसी इदारों को कहा, आपने हमारे पे केस बना दिया कि पहले ये बताएं जी अमेरिकन को वीज़ा कैसे दिए। तो गिलानी साहब ने कहा था ये जो उसामा बिन लादेन को आप लोग लाए थे ये वीज़ा लेके आया था पाकिस्तान में। ये बड़ी मशहूर ज़माना तकरीर है। एक उन्होंने यहाँ पे PNCA में की थी गिलानी साहब ने इसी तरह की तकरीर। नवाज शरीफ साहब वैसे बड़ी बातें करते हैं हजूर, जब आप अपोजिशन में होते हैं ना वो और चीज़ होती है। गिलानी की तरह वहाँ कौमी असम्बली और वहाँ पे ये PNCA वाली तकरीर करके दिखाएं, उनके टोटो हम आपको कल कहीं से निकाल के देंगे। तो मियाँ साहब की एक तो ये चुप करके, एक अगर आपका माहतियात इदारा है डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके आगे माहतियात हैं, वो आपकी रिपोर्ट को आपके मुंह पे मारते हैं। और उस दिन बाद मियाँ साहब को कुछ, मेरा ख्याल है, अगेन मैं एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाला आदमी हूँ, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था अगर ये कुछ एक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक और रूट ले लिया है, अब आपके सामने आना शुरू हो गया है। जहाँ तक चौधरी साहब की बात है ना, जो मुझे पता चला है कि चौधरी साहब का ये जो जहाँ आज गए हैं POF में, वहाँ पे इसमें इनके हल्के से बहुत सारे ज़्यादा मजदूर जो हैं जो जॉब करते हैं वहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वो इन्हीं के ही हल्के से ज़्यादा हैं। और इनके यूनियन के जो लोग हैं, चौधरी साहब का बड़ा उनके साथ अच्छा लजान भी है। और इनसे पहले जो वहाँ पे चेयरमैन थे इसके, वहाँ पे वो जनरल उमर हजाज साहब थे, वो भाई थे जनरल जुबैर हजाज साहब के, उनको भी हटवाया गया था कि चौधरी साहब की उनके साथ कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, क्योंकि इनके हल्के के लोग थे सारे के सारे। खैर ये चीज़ें तो एक साइड पे रख के चौधरी साहब को कुछ भी दाद दें, कुछ भी कहें, उन्होंने कम से कम खड़े हो के एक बड़ा, मेरा ख्याल है, बोल्ड एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया है। जब मौका आता है, अब हमारे आमिर मतीन साहब हंस रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब को ये दाद तो दें। उन्होंने कहा जनाब कि आप मुझे डराएं, मुझे धमकाएं, मैं तो आ रहा हूँ, और बातें मादरत के साथ जान के अमान पोतों को। चौधरी निसार अली खान ने कोई बातें गलत नहीं की, उनकी बाकी फिलासफी एक साइड पे रख के जो कुछ उन्होंने कहा है ना सीक्रेट एजेंसीज के हवाले से कि जनाब के आपका काम तो हमें सिक्योर करना है, ये तो अब थ्रेट तो ना देना कि आप फलां इलाके में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे टेररिस्ट हैं। चौधरी साहब की बात इतनी गलत तो नहीं है। ख्वाहिश है उनको कि वज़ीर आज़म कैंडिडेट वो बेस्ट है नून लीग में। नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश चौधरी साहब की पहले मैं बात कर दूँ कि वो बिल्कुल आप सही कहते हैं कि लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया कि जब वहाँ पे इलाके के लोग बैठे होते ना, वो इट वाज एड्रेस टू लोकल पीपल, लोकल वोटर्स के लिए था। याद रहे कि 85 के बाद पहली दफ़ा जो है लोकली जो है ना चौधरी निसार इनसिक्योर हुए हैं कि खुद वो याद है आपको कि प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन हारे हुए हैं यहाँ से, और फिर जो है मोहम्मद चौधरी सरवर साहब जो है वहाँ की सीट में बराबर की गुलाम सरवर अच्छा जो है वो 7 वाली सीट से जो है वो जीते हुए हैं। वो वहाँ के अंदर जो है तो इधर भी लेफ्ट राइट जो शेख रशीद और इमरान खान, पिंडी की 3 सीटें जो है नेशनल असम्बली की इनके इर्द गिर्द जो आती हैं, तीनों ये हारे हुए हैं। तो वो एक लोकल उसके लिए बिल्कुल था। बाकी इनका ये एजेंसियों वाला कहना, तो मेरा ये सिर्फ सवाल है, पता नहीं ये सिविलियन एजेंसियों को ब्लेम कर रहे थे या मिलिट्री, क्योंकि मगर ये POF वहाँ था तो मिलिट्री का इसलिए थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अपनी
इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है एज इंटीरियर मिनिस्टर। ये सारी दहशतगर्दी के जितने भी उसके अंदर वो रहे होते हैं हमले, तो चौधरी निसार साहब तो तब ये इन पे अटैक करें ना अगर नेशनल एक्शन प्लान के अंदर इम्प्लीमेंट ज़बरदस्त हो गया होता, नेक्टा एक फ़ाल अदारा होता और पूरे मुल्क में वो पता चलता कि जो इन्होंने वादा किया था कि मैं वरना छोड़ दूंगा वरना ये ठीक कर दूंगा, तो इनके क्रेडेंशियल्स नहीं है। दूसरा मैं समझता हूँ एक प्राइम मिनिस्टर का भी मैं ये कह दूँ लास्टली कि वो उनको ये गलत फहमी हो रही है। उनको लोग कह रहे हैं कि जनाब वो आपने तकरीर की थी मैं डिक्टेशन 1993 मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो आप उससे सियासतदान बने। वो भूल जाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट थी, वो गुलाम इसाक खान थे उस वक्त प्रेसिडेंट जो है। ये जो इनके जो क्राइसिस है ना लार्जली वो जुडिशरी से रिलेटेड है, फैसले से रिलेटेड है, उसको ज़बरदस्ती ये पिंडी वालों पे ना डाले, उनको आप मामला ज़बरदस्ती उनकी झोली पे डाल रहे हैं कि जी उनको मैं रज़ाई नहीं दूंगा, एज ए वो इन्वॉल्व है। हाँ अगर ये धरने के दौरान हो जाता तो हम उनको ब्लेम कर सकते थे, अभी ये कुछ और है। ये फाइट ये डिसाइड कर लेंगे फाइट टॉक में से करना क्या है बेसिक पॉइंट है ये। क्या मुझे अभी थोड़ी सी ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में जो मुकाबिल में ब्रेक की गई थी खबर कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खवातीन पर किस तरह से तशद्दुद किया गया, फिर 27 मई के प्रोग्राम में हमारे जो सेनेटर तला महमूद साहब के हवाले से जो एक वीडियो चलाई थी उसका मौका भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ कराची में जो सियासी जंग जारी है इससे मुताल्लिक भी आपके सामने तमाम तर सूरत रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको बता दें कि प्रोग्राम मुकाबिल में जो हमने खबर ब्रेक की थी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खवातीन पर तशद्दुद किया गया है। अभी फर्स्ट स्टेप के तौर पर FIA के लेडी कांस्टेबल हैं गजाला शाहीन जिन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया है। उसके साथ साथ ही 4 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सो मोटो में भी इनको तलब किया गया। इससे मुतालिक फॉलोअप आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन क्लास साहब अगर हम सेनेटर तला महमूद साहब की बात करें, 27 अप्रैल को हम अपने प्रोग्राम में एक वीडियो चलाई थी, उनका मौक़िफ़ क्या है ये भी जानना चाहेंगे। दूसरा रियाज पीर सादा 4 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, आखिर कोई बगावत कर गए क्या वाकई? ये उनको हमने उस वक्त भी बताया था कि हम तला महमूद साहब को हम कोशिश करते रहे कि अपना वर्जन दें जी। ना उन्होंने फ़ोन उठाया ना उनके सेक्रेटरी ने उठाया। जब प्रोग्राम चल कर उनको मैसेज भी किया था, खैर उनका फ़ोन आ गया तो उन्होंने ये कहा जी कि जनाब कि मैं जो है वो गरीबों में पैसे बांट रहा था वहाँ पे, तो हर साल में रमज़ान पैकेज होता है तो मैं गरीबों में पैसे बांटता होता हूँ मैं। ठीक है। तो मैंने उस वक्त उनको इतना कहा, मैं सर एक सियासतदान सरेआम एक गली में खड़े होके अपने सामने कैमरे लगा के ये पैसे बांटेगा ना, ये लोगों की थोड़ी सी अब गरीबों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट आप उस पर रहने दें। बिल्कुल। कैमरे लगवा के जो आपने लगाए हुए हैं लाइन में खड़े होकर, सियासतदान इस तरह पैसे नहीं बांटते होते। आपने अगर उनको थोड़ा सा देना है तो ये चीज़ें आपको जो कैमरे वाले और अपना कैमरे वाला खड़ा किया हुआ, ये भी बता दूँ वैसे बाय द वे अपना ही कैमरे वाला, ये नहीं है कि कोई सीक्रेट वीडियो नहीं बनाई गई। उनका ये कहना था कि जनाब मैं उनके लिए गरीबों के लिए हर साल में करता होता हूँ, तो ये रमज़ान पैकेज था तो रमज़ान पैकेज के तहत इनको टोकन दिए जाते हैं और उसके तहत मैं ये पैसे देता हूँ। चलो जी, उनका मौके हमने तो उस दिन भी कहा था, 4 हमने ऑप्शन दिए थे जब इन्होंने हमारे फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद कुछ मेरी लंबी डिटेल उनकी फॉरेन ऑफिस वाले स्कैंडल पे भी हुई थी, उसकी जो उन्होंने मुझे वो तजहियात दी थी आमिर साहब, वो फिर उनसे खुद ही उनको लाइन पे लेके उन पे हम तफसील से बात करेंगे। बारह उनका पॉइंट ऑफ व्यू है हमने दे दिया। पीरज़ादा साहब सर मैं जल्दी से मैं इस पे कमेंट आमिर मतीन साहब से लीजिएगा, मेरे पास जलते हैं, मैं ज़रा पढ़ देता हूँ कि रियाज पीरज़ादा साहब ने क्या फरमाया है। रियाज पीरज़ादा साहब फट पड़े सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट तहर शहबाज कहते हैं इनको सर जी, और फवाद और चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब फरमाते हैं जो अभी भी वज़ीर है, उनका पता नहीं चला कि उनका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, स्टिल ही इज़ द वज़ीर मेरा ख्याल है। वो ये कहते हैं अरबों रुपए की करप्शन करने वाले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आंख का तारा है रियाज हुसैन पीरज़ादा। नैब के मुलजिम, पता नैब के मुलजिम हैं या नहीं है मुझे तो नहीं पता, फवाद नाक तक करप्शन में डूबे हुए हैं, रियाज हुसैन पीरज़ादा का इल्ज़ाम, ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट तहर शहबाज की असलियत पूरी दुनिया जानती है, रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब। अच्छा, अगला इल्ज़ाम उन्होंने मियाँ साहब पे बरह रास्त लगाया। आमिर साहब, मियाँ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो MNAs MPs ने 8 प्लाट लिए। मियाँ साहब ने डायरेक्ट अटैक है कि नवाज शरीफ साहब इस तरह करप्शन करते रहे। पंजाब का कोई सेक्रेटरी हमारा फ़ोन तक नहीं सुनता, सराइकी इलाकों के साथ ज्यादती हो रही है। सही। वो कहते फवाद के सामने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दमाद से लेकर वफाकी वज़ीर तक बेबस। वफाकी kabina के इजलास में हम गुलाम वज़ीर फवाद हसन फवाद की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते रहते हैं। रियाज हुसैन पीरज़ादा
फवाद हसन फवाद इतने ताकतवर हैं कि हम जैसे गुलामों को हाथ तक भी नहीं मिलाते। इतना सब किस्म की बातें करते हैं। क्लास अब मुख्तसर चलें जी, मेरा ख्याल आमिर साहब आगे हैं उनके यहाँ। फवाद हसन फवाद के खिलाफ अल फलाह हाउसिंग सोसाइटी का केस नैब लाहौर में पड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ख्याल ना हो तो फवाद हसन फवाद का मुंह तोड़ देता रियाज हुसैन पीरज़ादा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ परिंदे के पर काट कर उसे उड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, परों से याद आया आपने क्लास साहब कहा कि मेरे तो पर जलते हैं। आमिर साहब आप भी कमेंट करें। पूरी 4 साल की हुकूमत में मेरे ख्याल जो इख्तियारात ताकत का इस्तेमाल फवाद हसन फवाद साहब ने किया है वो किसी ने नहीं किया। रियाज पीरज़ादा साहब की जो भी वजूहत हों, कम अज़ कम उन्होंने एक हौसला ज़रूर किया है कि ये बात करने का। ये पहले नहीं है याद रहे, उन्होंने कैप्टन सफदर का जिक्र किया है। इससे पहले मुर्तज़ा जतोई साहब भी घर में एग्जैक्टली यही कह गए थे कि ना मेरी मिनिस्ट्री के अंदर जो सारी अपॉइंटमेंट्स है फवाद हसन साहब करते हैं तो मेरा रखने का क्या फ़ायदा है। बाकी भी हेयर एंड देयर विस्पर्स में करते हैं, मगर किसी की ज़रूरत नहीं होती कि कोई बात करे। और यहाँ तक कि ये जो 2000 बेचारे ब्यूरोक्रेट्स का करियर तबाह बर्बाद हो गया है। 2015 की जो थी बोर्ड वो भी कैंसिल हो गया है, उसकी वजह से 2016 का भी कैंसिल हो गया है, 22वें ग्रेड वालों की भी कैंसिल हो गया है। उसके बावजूद कोई बोलता नहीं है कि जनाब ये भी कोई साहब हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर से इख्तियारात भी मेरा उनके नाम पे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और ये लेटेस्ट जो फ़ौज के साथ भी लड़ाई है ये इसी नोटिफिकेशन पीएमओ पे है। जितना मैं जानता हूँ नवाज शरीफ साहब इतने ड्राफ्टिंग के अंदर नहीं पढ़ते कि इसकी वर्डिंग क्या है, इतने फाइल के शौकीन नहीं है। ये भी बाद में आएंगी। मैं AED वाली बातें नहीं कर रहा, मगर ये कराची एक प्लाजी पिंडी के प्लाजे की भी बातें होती हैं। एक स्प्रिंट वालों का एक केस है वो भी। तो मेरा ख्याल है कि रियाज पीरज़ादा साहब शायद उनके पास वो डिटेल्स मौजूद हैं जिसकी हेयर एंड देयर सुनते हैं हम, वो शायद तफसीलात भी हमें बता ही दें। आने वाले दिनों में इसका फॉलोअप भी हम देते रहेंगे। क्लासेस साहब अब मैं चाह रही हूँ कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है अहमद नवाज सुखेरा साहब, उन्होंने PTV को बेहतर करने के इकदाम की ठानी थी, किस हद तक कामयाब हुए हैं? वो DMG के अफसरान पे हम बातें तो करते रहते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है। लेकिन कभी कभार कोई ऐसे कोई अफसर हैं, मतलब मेरी कोई अच्छा मज़े की बात हो तो मेरी अहमद नवाज सुखेरा साहब से कोई मुलाकात नहीं है। हमने प्रोग्राम किया, उन्होंने प्रोग्राम हमारा देखा, उसके बाद उन्होंने PTV के निचले स्टाफ के लिए जो हमने कहा था कि मुख्तलिफ स्टेशनों पे करोड़ों रुपए की पेमेंट से नहीं की गई कि लोग उन्हें अपनी तनख्वाहें तो लाखों रुपए रख रही हैं यहाँ पे, लेकिन PTV के निचले स्टाफ को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, उनको डेली वेजेस पे थे सोर्स पर्सन। इन्होंने एक्शन लिया और वो ये कहते हैं जनाब कि जो ही में इन्होंने आए इसके बाद हुक्म दिया है कि सबसे पहले जो है तनख्वाहें जो हैं वो निचले स्टाफ से शुरू होंगी, बड़े बड़े जो लाखों रुपए वाले हैं उनको बाद में मिलेंगी। उनका मुझे मैसेज आया है क्योंकि हमने शो में ये चीज़ें ब्रेक की थी कि जनाब कि हमने कोई 9 करोड़ रुपए के करीब उनको पेमेंट्स कर दी हैं, जिन लोगों की वहाँ आके रहती थी रिकवरीज की हैं, हमने उनको पेमेंट्स की हैं और हमेशा के लिए असूल बना दिया है कि पहले पेमेंट जो है छोटे स्टाफ से शुरू होगी, निचले स्टाफ से शुरू होगी, फिर बड़े होके होगी। तो PTV में वो बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी तमाम तर अच्छे काम करेंगे। बिल्कुल, जिस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं उसके ऊपर तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन जो कराची पर सियासी कब्जे की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। तमाम सियासी शिकारी पै दर पै कराची के ऊपर, सिंध के ऊपर हमलावर होने लगे। आने वाले दिनों में कंप्लीट डिटेल्स के साथ इस पर भी तबसरा करेंगे कि कराची की सूरत हाल और सियासी जंग किस तरफ जा रही है। इसके साथ ही मैं इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।